नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वाईटी एजुकेशन पे। और सुबह के 10 बज चुके हैं और विज्ञान के आज के इस टॉपिक में 75 एमसीक्यूज लेकर आए हैं, जो कि आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से संबंधित ये सारे प्रश्न उत्तर हैं। तो आप भी नीचे कमेंट सेक्शन में अपने उत्तर कमेंट कीजिएगा, हर एक सवाल को फटाफट देखेंगे। यहाँ पे आज का जो हमारा टॉपिक है फिजिक्स में गति से है, घर्षण से है और सरल आवर्त गति से है, जिससे संबंधित प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछे जाएंगे। वहीं पे रासायनिक बंधन जो कि केमिस्ट्री से आपका टॉपिक है, और ऑक्सीकरण, जी हाँ, और बायोलॉजी से जो हमारा टॉपिक है आज का पादप और जंतु ऊतक। तो ये संबंधित से 75 प्रश्न लेकर आए हैं। देखते हैं कितने उत्तर आप यहाँ पे सही कर पाते हैं। अपने उत्तर नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर करेंगे। चलिए तो शुरुआत करते हैं और आज का पहला टॉपिक यहाँ पे लेकर आए हैं। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा अपडेट और दे देना चाहते हैं कि जो भी मेरे भाई बंधु इस वीडियो को देख रहे हैं, आप हमारे टेलीग्राम पे भी जुड़िए। टेलीग्राम पे आप लोगों के लिए, जी हाँ, प्रैक्टिस टेस्ट करवाए जा रहे हैं। 10 बजे करेंट अफेयर का और 11 बजे जो है आपका, जी हाँ, मॉक टेस्ट आपका हो रहा है, फुल मॉक टेस्ट हो रहा है, उसको आप अटेंड कर सकते हैं बिहार एसएससी के रिगार्डिंग। तो चलिए शुरुआत करते हैं, देखते हैं कितने उत्तर आप यहाँ पे आज कर पाते हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने है दोस्तों, आंसर करने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पर आकाश में उड़ते पक्षी में होती है, क्या होती है भाई? तो आकाश में उड़ते पक्षी में होती है, जी हाँ, दोनों गति, शक्ति और स्थिति शक्ति। जी हाँ, आकाश में उड़ते हुए पक्षी में दोनों गति होती है, गति शक्ति और स्थिति शक्ति। जी हाँ, उड़ते हुए पक्षी में स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों ही पाई जाती है। तो गतिज ऊर्जा क्या होता है? गतिज ऊर्जा होता है काइनेटिक एनर्जी, यानी कि हाफ mv²। तो ये क्वेश्चन पूछा गया, तो आंसर यहाँ पे हम डी कर लेंगे, इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। न्यूटन के, जी हाँ, ये देखिएगा सारे प्रश्न एक्सपेक्टेड है, आए हुए परीक्षा में भी है। तो क्वेश्चन है यहाँ पर कि न्यूटन के गति का दूसरा नियम क्या है? तो ये सभी कोई जानते हैं दोस्तों कि बल के प्रभाव को समझने में सहायक होता है ये। जी हाँ, नोट कर लीजिएगा, न्यूटन के दूसरे नियम के अनुसार बल का व्यंजक प्राप्त होता है। किसी भी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस वस्तु का आरोपित बल होता है। दोस्तों नोट कर सकते हैं यहाँ पे। सवाल नंबर चलते हैं 3 पे दोस्तों। ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर की ओर फेंकी गई वस्तु 12.5 सेकेंड के बाद जमीन पर वापस आ जाती है। जब यह ऊपर की ओर फेंकी गई थी तब इसका वेग कितना था? जहां पे अगर ग्रेविटेशन जो है आपका 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है तो ये एक थोड़ा सा कैलकुलेटिव एग्जाम है। यहाँ पे आपको भी पता है कि होता है दोस्तों क्या, u माइनस जी टी। जी हाँ, जी जहाँ पे एक्सक्लेरेशन है, जी हाँ, ग्रेविटेशनल एक्सक्लेरेशन कह सकते हैं इसको। भी हमारा 0 है वहां पे, ठीक है, और u हमें निकालना है यहाँ से, तो u छोड़ देंगे। जी हमें पता है, ये दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड, और बाद में आपको ये मल्टीप्लाई करना है टाइम से। टाइम क्या है हमारा यहाँ पर? 12.5 सेकेंड, यानी कि इसको लिख सकते हैं 12.5 बटे में 2। ठीक है, ये आंसर कर लीजिएगा। यहां से 2 से 5 बार में कट जाएगा और यहाँ पे आपका आंसर रहेगा 62.5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो यहां से u निकल कर आ जाएगा आपके सामने। ए इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 4 पे। मंदन क्या है? मंदन क्या है? मंदन एक ऋणात्मक त्वरण होता है दोस्तों। जी हाँ, किसी भी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को उस वस्तु का त्वरण कहते हैं। और त्वरण जो मंदन एक क्या है? एक तरह का त्वरण ही है, यानी कि एक्सक्लेरेशन ही है। तो ये ऋणात्मक है, लेकिन त्वरण का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। आंसर कर लीजिएगा दोस्तों 4 का सी इज द करेक्ट आंसर। द्रव्यों में घर्षण को क्या कहा जाता है? द्रव्यों में घर्षण को क्या कहा जाता है? आंसर कीजिएगा सभी कोई फटाफट यहाँ पे। द्रव्यों में घर्षण को क्या कहा जाता है? एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, आया हुआ एग्जाम में। बिल्कुल 5 का उत्तर कर लेंगे दोस्तों। ए श्यानता कहा जाता है। ए इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 6 पे चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कमजोर बल होता है? गुरुत्वाकर्षण सबसे कम बल होता है दोस्तों। ठीक है, आंसर कर लीजिएगा। चूंकि देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें नाभिकीय बल का, तो वो 1 होता है ना, 1 होता है। और वहीं पे चुंबकीय बल का बात करेंगे, चुंबकीय बल का, तो वो 10⁻⁻2 होता है। और वही कमजोर नाभिकीय बल का बात करेंगे तो 10⁻13 हो जाता है। और गुरुत्वाकर्षण बल तो सबसे कम होता है, 10⁻39 हो जाता है। तो सबसे कमजोर कौन हुआ? तो गुरुत्वाकर्षण बल। तो आंसर यहाँ पे कर लीजिएगा ए। सवाल नंबर 7 पे चलते हैं, आंसर करेंगे। प्रकाश जो है आंख में यह कहां से प्रवेश करता है? तो नीचे कमेंट सेक्शन में आंसर कीजिएगा दोस्तों। इट्स सी इज द करेक्ट आंसर। कॉर्निया इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं दोस्तों, आंसर करिएगा। जब सरल आवर्त गति करने वाला कण अपनी गति के अंत बिंदु से गुजरता है तो
तो ये आंसर कर लीजिएगा दोस्तों यहाँ पे, जब सरल गति आवर्त करने वाले, जी हाँ, आवर्त गति करने वाले कण के अपनी गति के अंत बिंदु से गुजरता है तो उसकी गतिज ऊर्जा शून्य हो जाती है। तो आंसर कर लीजिएगा दोस्तों, एक तो शून्य हो जाता है उसका वेग, और अधिकतम त्वरण करने की गति होती है उसको, और उसकी गतिज ऊर्जा शून्य हो जाती है। ये तीनों ऑप्शन सही है, तो ये आंसर डी कर लीजिएगा। सवाल नंबर 9 पे चलते हैं। दो वस्तु का द्रव्यमान 1 kg 4 kg है जिसकी गतिज ऊर्जा समान होती है। ओके, दोनों वस्तुओं का रैखिक संवेग का अनुपात ज्ञात करना है। तो दो वस्तु का द्रव्यमान एगो 1 किलो का है, एगो 4 किलो का है, जिसकी गतिज ऊर्जा यहाँ पे समान है ना। तो दोनों वस्तुओं का रैखिक संवेग निकालना, आपको उसका अनुपात निकालना है। तो उसका रैखिक संवेग 1:2 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सी उत्तर कर लीजिएगा, है ना। जैसे कि आप लोग पी मानते हैं यहाँ पे 2mk, ठीक है, ये गतिज ऊर्जा समान होता है तब ये फॉर्मूला लगता है। तो यहाँ पे जो है आपका दोस्तों P जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारे द्रव्यमान के, अंडर रूट द्रव्यमान के, है ना। तो मास होता है यहाँ पे, और P1 इजिकल वही में P2 निकाल लेंगे हम लोग यहाँ पे m1/m2, है ना, और अंडर रूट। तो ये 1/4 हो जाएगा, तो ये इसका रेशियो बाहर निकल कर आएगा रूट से, तो 1:2 का रेशियो में आएगा, तो इसलिए सी हो जाएगा। सवाल नंबर चलते हैं 10 पे दोस्तों। किसी वस्तु का भार क्या है? किसी वस्तु का भार दोस्तों यह का बल होता है जिसमें कि पृथ्वी उसे अपनी ओर आकर्षित करती है। तो यहां से आंसर कर लीजिएगा, डी इज द राइट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 11 पे आंसर कर लेंगे। एक स्थिर लिफ्ट की छत से लटकते हुए सरल लोलक का दोलन T1 यानी कि काल से है। जब लिफ्ट नियत रूप में अगर देखें नियत वेग से नीचे की ओर गति करे तो सरल लोलक दोलन काल जो T2 है वो हो जाता है। क्या हो जाता है यहाँ पे? तो आंसर कर लेंगे दोस्तों, ये हो जाता है T2 जो है T1 के इक्वल हो जाता है। जब भी लिफ्ट में नियत वेग से नीचे की ओर आप गति कर रहे हैं तब की बात है ना। तो सरल लोलक का दोलन काल जो है यानी कि T2 जो है वो T1 हो जाता है, और नियत वेग त्वरण हमेशा शून्य हो जाता है। ठीक, चलिए सवाल नंबर 12 पे चलते हैं। यदि कोई कण किसी वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा है, देखिए क्वेश्चन आया हुआ ये, है ना, 2 सेकेंड में 7 चक्कर लगाता है तो उसका कोणीय वेग क्या होगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से आंसर कीजिएगा। कोणीय वेग निकालना आपको। तो कोई भी कण, है ना, अगर ये वृत्तीय गति पर चल रहा है ना, तो 2 सेकेंड में 7 चक्कर लगाता है तो उसका कोणीय वेग 22 हो जाएगा। क्यों भाई? तो कोणीय वेग हमारा क्या होता है? ओमेगा इजिकल टू आप लोग निकालते थे, याद होगा, डी थीटा बटे में डी टी यानी कि लगा हुआ समय। तो ये हो जाता है आपका 7 × 2 पाई, है ना, बटे में 2 हो जाएगा, है ना। 2 सेकेंड लग रहा है यहाँ पे तो बटे में 2 हो जाएगा। तो ये निकाल लीजिए यहाँ से, तो यहाँ से निकल कर आ जाएगा तो 22 रेडियन पर सेकेंड आएगा इसका आंसर, है ना, 22 रेडियन पर सेकेंड। सवाल नंबर चलते हैं 13 पे दोस्तों, आंसर करेंगे यहाँ पे। निम्नलिखित में गलत कथन को चुनना है यहाँ पे, तो आंसर कर लीजिएगा दोस्तों। जी हाँ, देखिए गुरुत्वीय त्वरण जो दिया गया है पिंड के रूप में आकृति और द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, ये बात सत्य है। गुरुत्वीय त्वरण जो होता है ध्रुवों पर अधिकतम होता है, सत्य है। गुरुत्वीय त्वरण जो होता है दोस्तों भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होता है, ये भी सत्य है। यदि लिफ्ट किसी त्वरण के ऊपर की ओर जा रही हो तो किसी पिंड का आभासी भार उसके वास्तविक भार से कम होगा, ये गलत होगा, अधिक होता है ना। तो डी हमारा उत्तर हो जाएगा, जो कि कथन यहाँ पे गलत है। सवाल नंबर 14 पे, एक पिंड का अपेक्षित घनत्व 8 है तो उसका 16 किलोग्राम द्रव्यमान के टुकड़े का आयतन क्या होगा? तो आंसर कर लीजिएगा, ए हो जाएगा, 2 × 10⁻³ मीटर। ठीक है, इसका अपेक्षित घनत्व निकालते हैं, पदार्थ का घनत्व बटे में 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व। ठीक है, तो ये इस फॉर्मूले पर निकलता है, तो उसी से निकालिएगा। सवाल नंबर 15, किसी स्थान पर कम आयाम के लिए सरल लोलक का आवर्तकाल उसी की प्रभाव लंबाई के कितना होगा? क्या होगा? देखिए किसी भी स्थान पर कम आयाम के लिए सरल लोलक का आवर्तकाल उसकी प्रभावी लंबाई के, बिल्कुल ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो आंसर कर लीजिएगा दोस्तों, ये होता है ए यानी कि वर्गमूल के समानुपाती। ए इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 16 पे चलते हैं दोस्तों। किसी वस्तु का भार उसकी किसके अनुक्रमणपाती होता है? ये परिभाषा है, किसी वस्तु का भार द्रव्यमान के अनुक्रमणपाती होता है। बी इज द करेक्ट आंसर, नोट कर सकते हैं। किसी गतिशील वस्तु के लिए विस्थापन और दूरी का संख्यात्मक अनुपात क्या होता है? देखिए किसी गतिशील वस्तु की बात हो रही है, यानी कि वो वस्तु चल रहा हो, है ना, या फेंका गया हो, विस्थापन और दूरी का अनुपात जो होता है 1 के बराबर या उससे कम भी हो सकता है।
ठीक है, तो दूरी बटे विस्थापन जो है वो लेस देन विस्थापन बटे दूरी हो सकता है, याद रखेंगे। तो आंसर क्या कर लेंगे 17 का, यहाँ पे 1 के बराबर या उससे कम हो सकता है। डी इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 18 पे चलते हैं। तरल पदार्थ द्वारा लगाए गए घर्षण बल को क्या कहा जाता है? जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे घर्षण कहा जाता है, याद रखेंगे। 18 का उत्तर सी कर लीजिएगा। तरल पदार्थ के द्वारा लगाए गए घर्षण बल को जी हाँ कर्षण कहते हैं, इसको ना ड्रैग कहते हैं ना, ड्रैग जिसको हम लोग कर्षण कहते हैं ना, कर्षण। ओके, तो यहाँ पे आंसर सी कर लीजिएगा, इज द राइट आंसर। सवाल नंबर 19, किसी वस्तु के जड़त्व में वस्तु जो है किसकी प्रवृत्ति होती है? उसमें किसी भी जड़ वस्तु के जड़त्व में वस्तु की प्रवृत्ति क्या होती है एक्चुअली? तो आंसर कीजिएगा कि उसकी गति की अवस्था में किसी भी परिवर्तन का विरोध करने की। तो ए इज द करेक्ट आंसर, नोट कर सकते हैं यहाँ से। सवाल नंबर 20 पे चलते हैं। यदि कोई वस्तु गति करना शुरू करती है, यदि बिल्कुल भी घर्षण ना हो तो क्या होगा? तो आंसर कर लेंगे दोस्तों, वस्तु कभी नहीं रुक सकती है अगर घर्षण हुआ ही नहीं तो, है ना। कहीं ना कहीं घर्षण हुआ तभी जाके वो ब्रेक लगेगा उसमें, ठीक है। तो बी इज द करेक्ट आंसर, नोट कर सकते हैं। सवाल नंबर 21 पर चलते हैं। यदि दो वस्तुओं के द्रव्यमान को 3 गुना बढ़ाकर 3 गुना कर दिया जाए तो दोनों वस्तुओं के बीच का बल क्या होगा? द्रव्यमान यहाँ पे 3 गुना हो जा रहा है ना, जो ना, दो वस्तुओं के द्रव्यमान को 3 गुना कर दिया जाए तो ये फॉर्मूला आप लोगों को पढ़ा होगा आप लोगों ने, F = G m1m2 बटे में r², है ना। इसी फॉर्मूला पे लगेगा यहाँ पे, जहाँ पे F2 जो होगा यानी कि जो फोर्स निकलेगा वो 9 गुना निकलेगा जो उन वस्तुओं पे लगा है। तो 9 गुना आंसर हो जाएगा, जी हाँ, बल 9 गुना हो जाएगा। सवाल नंबर चलते हैं 22 पे। विरामावस्था से चलकर एक ट्रेन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण से 1 मिनट तक चलती है। इतने समय में ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी कैसे निकलेगा? तो विरामावस्था से चल रहा है ट्रेन 2 मीटर पर सेकंड के यहाँ पे वेग से, है ना। तो एक समान त्वरण के लिए 1 मिनट तक का चाल निकालेंगे यहाँ पे, ठीक है। इसके लिए समय में ट्रेन के द्वारा तय की गई दूरी क्या है? तो 3600 निकल कर आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। 1 मिनट में 3600 मीटर हो जाएगा। कैसे भाई? तो ये प्रारंभिक वेग जो हमारा क्या है 0 है, ठीक है। त्वरण क्या है हमारा a = हमारा क्या है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ठीक है। और टाइम जो है हमारा 1 मिनट का है, टाइम हमारा 1 मिनट यानी कि 60 सेकंड कह लीजिए इसको। तो दूरी क्या होता है? a = ut + ½ at², ठीक है। यही हमारा होता है ना डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला। तो इसे पुट कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा 3600 मीटर। सवाल नंबर चलते हैं 223 पे। वैसा बल जो केंद्र और या फिर मध्य बिंदु की ओर लगता है क्या कहलाता है? तो आंसर कर लेंगे दोस्तों अभिकेंद्रीय बल। दोस्तों एक बल जो है 1 किलोग्राम द्रव्यमान के पिंड में 1 मीटर पर सेकंड का त्वरण उत्पन्न करता है, तो इस बल को क्या कहते हैं? ये परिभाषा है दोस्तों, याद रखिएगा, ये 1 न्यूटन कहलाएगा। बी इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 25 दोस्तों, घड़ी की सुई की गति होती है, तो आंसर करेंगे दोस्तों आवर्त गति कहलाती है ये। बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं और ये केमिस्ट्री से संबंधित है सवाल, तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा और दिमाग लगाइएगा। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने सुझाव दिया था कि तत्वों के प्रतीकों का निर्माण तत्व के नाम के 1 या 2 अक्षरों से किया जा सकता है? तो ये हमारा दोस्तों रासायनिक यानी कि केमिकल बॉन्डिंग और ऑक्सीकरण यानी कि जो है ऑक्सीडेशन के संबंधित प्रश्न होंगे यहाँ से। तो किस वैज्ञानिक ने सुझाव दिया था? तो आंसर कर लीजिएगा दोस्तों बर्जीलियस ने। सी इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 2 पे चलते हैं। प्रत्येक तत्व का एक नाम और जी हाँ एक होता है, एक नाम होता है और एक अद्वितीय रासायनिक प्रतीक होता है उसका। डी इज द करेक्ट आंसर, नोट कर सकते हैं। प्रत्येक तत्व का एक नाम और अद्वितीय रासायनिक प्रतीक, जैसे कि सोना का है ना, सोना इसका नाम हो गया, उसको प्रतीक करते हैं AU से, ठीक है। चांदी को AG से, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल हो गया। ओके, अब ये दोस्तों 1813 में बर्जीलियस ने तत्वों के प्रतीकों के लिए एक रासायनिक प्रणाली भी तैयार की थी, जिसके तत्व जो है नाम लैटिन भाषा यानी या फिर अंग्रेजी भाषा का पहला शब्द हो सकेगा। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 3 पे आंसर करेंगे। सहसंयोजक बॉन्ड यानी कि बंध जो है 2 परमाणु के बीच इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी का परिणाम स्वरूप निर्मित होता है, ताकि दोनों पूरी तरह से भरे हुए कोश को प्राप्त कर सकें। बिल्कुल आंसर कर लीजिएगा। सहसंयोजक जो बंधन होता है दोस्तों या बॉन्ड कहते हैं इसको, 2 परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी के
परिणाम स्वरूप निर्मित करता है यानी बनाता है, ताकि दोनों पूरी तरह से भरे हुए बाह्यतम कोश को प्राप्त कर सके। तो बाह्यतम कोश को ये प्राप्त करता है। एकल सहसंयोजक बंधन क्या होता है? तो जब दो परमाणु के बीच एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है वो एकल बॉन्ड बनाता है। ठीक है, याद रखेंगे। जैसे कि H है और ये H है ना, तो इसका जो बॉन्डिंग बनेगा ये एकल बनेगा। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। सवाल नंबर चलते हैं 4 पे दोस्तों, आंसर कर लीजिएगा। किस अभिक्रिया तब कौन सी अभिक्रिया तब होती है जब सोडियम सल्फेट बोरियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करता है? तो ये इसको कहते हैं दोस्तों दोहरा विस्थापन। क्या कहते हैं इसको? दोहरा विस्थापन। नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। दोहरा विस्थापन यानी कि अभिक्रिया तब होती है जब सोडियम सल्फेट बोरियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कर लेता है। अगले सवाल पे चलते हैं 5 पे। परिवर्तनीय संयोजकता किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है? परिवर्तनीय संयोजकता संक्रमण तत्व के प्रदर्शित करती है। जी हाँ, आंसर सी कर लीजिएगा। ऐसे तत्व जो कि इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन प्रदान करें वो धातु कहलाता है, और लोहा एक संक्रमण धातु है। एग्जाम्पल है इसका। सवाल नंबर चलते हैं 6 पे। निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया सामान्यतः निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में उपयोग की जाती है? निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण के योग्यात्मक अभिक्रिया यानी कि एडिशनल रिएक्शन उपयोग करते हैं दोस्तों। याद रखेंगे, सी इज द करेक्ट आंसर। नोट कर सकते हैं, सी इज द करेक्ट आंसर। नोट कर लीजिएगा। सवाल नंबर 7 पे चलते हैं। ऑक्सीकरण अभिक्रिया जो कि गर्मी और प्रकाश पैदा करती है वो क्या कहलाता है? आंसर कर लीजिएगा दोस्तों, दहन कहलाता है। जी हाँ, नोट कर लीजिएगा, ए इज द करेक्ट आंसर। रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा और प्रकाश उत्पन्न करे उसको दहन कहते हैं। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 पे। कौन सा धातु ऑक्साइड या उभय धर्मी यानी कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है? एल्युमिनियम। ए इज द करेक्ट आंसर। नोट कर सकते हैं दोस्तों। एल्युमिनियम जो है उष्मा और विद्युत का सुचालक भी होता है, याद रखिएगा। सवाल नंबर 9। इलेक्ट्रॉनों की संख्या N2 में आबंध बनाने के भाग लेते हैं कितने इलेक्ट्रॉनों की? तो 6 इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है दोस्तों ये नाइट्रोजन के आबंध बनाने के लिए पार्टिसिपेट करते हैं। एक वैद्युत संयोजक, दूसरा सहसंयोजक बंधन, और तीसरा दोस्तों उप संयोजक बंधन। ठीक है, ये तीनों पे काम करता है। सवाल नंबर चलते हैं, सवाल नंबर 10 पे। फास्फोरस की परमाणुकता क्या है? फास्फोरस की परमाणुकता क्या है? तो आंसर कर लीजिएगा दोस्तों, ये परमाणुक जो है चतुष्परमाणुक होता है। ठीक है, याद रखेंगे, ये क्या है? चतुष्परमाणुक होता है। किसी तत्व के अणुओं की संरचना के, जी हाँ, प्रयुक्त परमाणुओं की संख्या उस तत्व के परमाणुकता कहलाती है दोस्तों। ठीक है, याद रखेंगे। सवाल नंबर 11। जलती हुई मोमबत्ती को कांच के जार से ढकने पर क्या होगा? आंसर कर लीजिएगा दोस्तों, ये बुझ जाएगा। ठीक है, बी बुझ जाएगा क्योंकि उसको ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा वो फिर। सवाल नंबर 12 पे चलते हैं दोस्तों, आंसर कर लेंगे। एल्युमिनियम की संयोजकता 3 और सल्फेट मूलक SO4 की संयोजकता 2 है, तो अतः एल्युमिनियम सल्फेट का सूत्र यहाँ पे अब क्या बन पाएगा? तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, जहाँ पे बोल रहा है कि एल्युमिनियम की संयोजकता 3 है ना, यानी कि 3 धनायन है वो, और SO4 जो यानी सल्फेट है उसका संयोजकता 2 है, यानी कि ये ऋणायन होगा। तो Al2SO4 3 बनेगा ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर कर लीजिएगा, डी इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं 13 पे। जब कॉपर सल्फेट विलयन और लौह धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो तांबा नामक धातु का निर्माण होता है। यह निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया है? जब कॉपर सल्फेट विलयन लौह धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो ये एकल विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है दोस्तों। ए इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 14। अभिक्रिया MgO प्लस CO जो है रिएक्ट करता है Mg प्लस CO2 बनाता है। किस पदार्थ का ऑक्सीकरण इसमें हो रहा है? आंसर करेंगे दोस्तों कार्बन मोनोऑक्साइड का। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ऑक्सीकरण क्या कहलाता है? तो विद्युत ऋणात्मक परमाणु या फिर मूलक का अनुपात बढ़ना या धन आवेश का बढ़ना या इलेक्ट्रॉन का त्याग होना ऑक्सीकरण कहलाता है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया है। सहसंयोजक यौगिक क्या है? आंसर कर लीजिएगा दोस्तों, ये विद्युत का कुचालक होता है और इसका गलनांक जो है क्वथनांक निम्न होता है। जुड़ने वाले परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी द्वारा बनता है। तो ये सभी उत्तर सही है यहाँ पे,
डी उत्तर कर लेंगे। सवाल नंबर 16, 4.4 ग्राम CO2 का STP पर आयतन क्या होगा? STP हम लोग निकालते हैं दोस्तों M/M, है ना, गुने STP का आयतन, तो ये निकलेगा दोस्तों B यानी 2.24 L लीटर। सवाल नंबर 17, H5P3O10 में P का ऑक्सीकरण संख्या क्या है? तो आंसर कर लीजिएगा दोस्तों, इट्स A+5 धनायन है। वैद्युत संयोजक यौगिक का गलनांक कितना है? वैद्युत संयोजक यौगिक का गलनांक जी हाँ अधिक होता है। सी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि वैद्युत संयोजक यौगिक जो है उससे कुछ विशेषता है, जैसे कि वैद्युत संयोजक यौगिक में उनके आयन जो होते हैं वो नियमित रूप से व्यवस्थित होते हैं, ठीक है, इसलिए ये कारण है। दोस्तों, जब जस्ता में सल्फ्यूरिक अम्ल डाला जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सी गैस बनती है? जस्ता यानी कि जिंक में जहाँ डालते हैं हम लोग H2SO4, तो ये ZnSO4 का निर्माण करता है, यानी कि ये हाइड्रोजन का निष्कासन करेगा, ठीक है, तो ये गैस यहाँ से निकलेगी हाइड्रोजन। दोस्तों, रासायनिक रूप से जंग क्या है? तो आंसर कर लेंगे दोस्तों, हाइड्रेट फेरिक ऑक्साइड है, ये जंग को कहते हैं हम लोग, ठीक है, याद रखेंगे। रासायनिक रूप से जंग जो है एक हाइड्रेट फेरिक ऑक्साइड होता है। जंग लगना एक रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। लोहे को जंग से बचाने के लिए जिंक या जस्ता, है ना, उसका लेप चढ़ाया जाता है इस पे, जिसको हम लोग गैल्वेनीकरण कहते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। सवाल नंबर 21 पे चलते हैं दोस्तों, आंसर करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया उभय अपघटन अभिक्रिया है? आंसर कर लेंगे दोस्तों, इट्स बी यानी कि BaCl2 + 2AgNO3 जो है रिएक्ट करके बनेगा 2AgCl + BaNO3O2। तो यहाँ से आंसर बी कर लेंगे हम लोग। अपघटन अभिक्रिया क्या है? वे रासायनिक अभिक्रिया जिनमें कि कोई यौगिक अपने अवयवी तत्वों अथवा छोटे छोटे सरल यौगिक को अपघटित कर दे, ठीक है। सवाल नंबर 22, अधिकतम आकार है किसका? तो आंसर कर लीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे इट्स बी, जी हाँ, क्लोरीन ऋणात्मक का, आयन का। जिस तत्व के परमाणु या फिर आयन में जितना अधिक इलेक्ट्रॉन होता है उसका आकार उतना ही बड़ा होता चला जाता है, तो यहाँ पे आंसर बी कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से किस में अधिकतम संयोजित इलेक्ट्रॉन होते हैं, मौजूद होते हैं? तो याद रखेंगे दोस्तों, 23 का उत्तर सी कर लीजिएगा। जी हाँ, फास्फोरस में यहाँ पर अधिकतम संयोजित इलेक्ट्रॉन होते हैं। किसी भी तत्व का परमाणु दूसरे परमाणु के साथ जितना इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा या ग्रहण करता है अथवा जितने इलेक्ट्रॉन युग्मों का साझा करता है वह उस तत्व का संयोजकता भी कहलाता है। सवाल नंबर 24 दोस्तों, वह प्रक्रिया जिसमें कि अम्ल और क्षार अभिक्रिया करके लवण जल बनाते हैं, तो आंसर करिएगा दोस्तों, अभिक्रिया कहलाता है वो, जी हाँ, इट्स उदासीनीकरण। सी इज द करेक्ट आंसर, नोट कर सकते हैं यहाँ पे। सवाल नंबर 25 पे चलते दोस्तों, आंसर करिएगा। कार्बन के यौगिक की संख्या इसलिए अधिक होती है क्योंकि दोस्तों इसमें श्रृंखलन का गुण होता है। बी इज द राइट आंसर। जी हाँ, कैटेनाइजेशन का इसमें प्रभाव होता है, जैसे कि आप महासागर या मिट्टी या पौधों को और अन्य जीवों को प्रकाश संश्लेषण की मदद से कार्बन को वातावरण से कैप्चर करना, ये कार्बन जो है सिंक कहलाता है दोस्तों, याद रखेंगे, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे हम लोग, ये इसमें श्रृंखलन गुण होता है दोस्तों, कार्बन के यौगिकों को संख्या इसलिए अधिक हो जाता है। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों, यहाँ पर बायोलॉजी के ऊपर। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पशु उत्तक का प्रकार नहीं है? तो आज का हमारा टॉपिक है पादप और जंतु उत्तक, तो पशु उत्तक का प्रकार नहीं बोला गया है, तो आंसर कीजिएगा दोस्तों यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक उत्तक। जी, मेरिस्टेमेटिक उत्तक जो होता है ये पशु उत्तक नहीं होता है, ये पादप में पाया जाता है। पादप में दोस्तों आपको बता दें कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज और स्थायी उत्तक दोनों ही पाए जाते हैं। चलिए, इनमें से कौन सा मानव रक्त में नहीं पाया जाता है? फिर नहीं बोला गया है, तो नहीं पाया जाता है दोस्तों, ये कॉन्ड्रोसाइट है। आंसर क्या कर लेंगे? कॉन्ड्रोसाइट, ठीक है। आंसर यहाँ पे डी कर लीजिएगा। सवाल नंबर चलते हैं 3 पे दोस्तों, आंसर करेंगे। जी हाँ, एक सल्फर युक्त अमीनो अम्ल है। जी हाँ, ये जो है सिस्टीन जो है एक सल्फर युक्त अमीनो अम्ल है। अमीनो अम्ल का कार्य क्या होता है? देखिए, ये प्रोटीन्स को एकलक इकाइयों का काम करता है या आवश्यकता अनुसार प्रोटॉन्स को देकर यह अमीनो अम्ल या क्षार संतुलन बनाए रखता है।
तो जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो 4 का उत्तर कीजिएगा दोस्तों बी, जहां मानव की रीढ़ की हड्डी जो है 28 केशरुक होते हैं। दोस्तों ये जो है कथन सही नहीं है। जी हाँ दोस्तों, वयस्क मानव में अगर बात करें मेरुदंड में कुल कितनी, तो 26 हड्डियां होती हैं। जी हाँ, अस्थियां होती हैं। और बच्चों में कितनी होती हैं, तो 33 होती हैं। ठीक, ये दोनों चीज याद रखेंगे। सवाल नंबर 5, मानव शरीर में वसा का पाचन मुख्यतः जी हाँ किस में होता है? आंसर करेंगे दोस्तों, छोटी आंत में होता है। जी हाँ, कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख गुहा से प्रारंभ हो जाता है और ये छोटी आंत में जाके पाचन का प्रक्रिया होता है। क्वेश्चन नंबर 6, पौधे में फ्लोएम का कार्य क्या है? फ्लोएम का कार्य है शर्करा को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाना, जैसे कि जड़ों और अवशोषित जल खनिज पदार्थों के पौधे के विभिन्न भागों में ये जाइलम पहुंचा सके। ठीक है, तो आंसर कर लीजिएगा दोस्तों। जी हाँ, आंसर सी हो जाएगा। सवाल नंबर चलते हैं 7 पे दोस्तों, चालनी पट्टी का एक भाग है। ये फ्लोएम का ही एक भाग है दोस्तों, याद रखिएगा। 7 का उत्तर डी कर लीजिएगा। जी हाँ, नोट कर लेंगे। ये आपको बता दें कि कैम्बियम तथा कॉर्क कैम्बियम के कारण जो है पौधे तना जो होते हैं तथा जड़ की मोटाई में इसकी वृद्धि होती है। किसके चलते? पोषवाह के चलते, है ना, फ्लोएम के चलते। ठीक है, जिसको चालनी पट्टिका कहते हैं। उत्तक क्या होता है दोस्तों? उत्तक वे कोशिका होता है जो मूल रूप से दिखने में और कार्य करने में समान होता है। उत्तक का अध्ययन हिस्टोलॉजी कहलाता है। ये भी आपको मैंने कल बताया था, है ना, ये ध्यान रखेंगे। तो 8 का उत्तर करिएगा दोस्तों, वे कोशिकाएं जो कि मूल रूप से और दिखने में दोनों ही कार्य एक समान करें। सवाल नंबर 9 पे चलते हैं दोस्तों, स्थायी उत्तकों के निर्माण के लिए एक स्थायी संरचना, आकार और क्रिया अपनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? आंसर करेंगे दोस्तों, विभेदन कहते हैं। ए इज द करेक्ट आंसर। मांस में संवहन उत्तक यानी कि कंडक्टिंग टिश्यूज बने होते हैं, बिल्कुल बने होते हैं। ये मृद उत्तक के बने होते हैं दोस्तों, है ना, पेरेन्केमा कहते हैं इसको, है ना। ठीक है, नोट कर लीजिएगा इसको। और ये 2 तरह के होते हैं, एक स्थूल कोण उत्तक होते हैं और एक मृद उत्तक होते हैं। तो आंसर यहाँ पे कर लीजिएगा। ठीक है, ए। सवाल नंबर 11 पे दोस्तों, पौधे में प्राथमिक वृद्धि इसमें होती है, तो ये पार्श्व विभाजक कहलाता है दोस्तों। जी हाँ, आंसर कर लेंगे, बी इज द करेक्ट आंसर, नोट कर लीजिएगा। और अधिक विभाजक और शीर्ष विभाजक से भी होती है, लेकिन ये सबसे पहले वहाँ होती है पार्श्व उत्तक में। ठीक है, सवाल नंबर 12, अधिक अंतरकोशीय प्रसार के लिए कैसी कोशिकाएं विरल रूप में संरचित होती हैं, बनी होती हैं? तो याद रखिएगा दोस्तों, जी हाँ, अधिक अंतरकोशीय प्रसार के लिए पूछा गया है। तो आंसर कीजिएगा, ये पैरेन्काइमा के रूप में संचालित होती हैं। दोस्तों, जंतु कोशिकाओं में विक्र यांत्रिक समर्थन प्रदान करने के लिए जी हाँ किस एपिथेलियम इसकी आंतरिक परत पर निर्मित करता है? जंतु कोशिकाओं की बात हो रही है दोस्तों, ध्यान रखिएगा यहाँ पर, है ना। जंतु कोशिकाओं में जो विक्र है उसको यांत्रिक समर्थन प्रदान करने के लिए जी हाँ एपिथेलियम इसकी आंतरिक परत पर निर्मित होता है। तो याद रखेंगे, इट्स जी हाँ आयत फल्लकी कहते हैं इसको। ठीक है, आयत फल्लकी, जिसकी क्यूबाइडल कहते हैं इसको। ठीक है, त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच उत्तक बना होता है। जी हाँ, वसा यानी कि फैट का। हमारे शरीर में वसा संचायक उत्तक कौन सा है? जी हाँ, याद रखेंगे, एडिपोज है उत्तक, जिसको हम लोग कहते हैं। सवाल नंबर 16, पौधे में प्रोटीन और अन्य यौगिकों के संश्लेषण में किस आवश्यक तत्व का उपयोग किया गया है? तो ये किया जाता है दोस्तों नाइट्रोजन का। सवाल नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य उत्तक है जो किसी पौधे में इसकी जड़ों के पत्तियों को जल पहुंचाता है? तो आंसर कर लेंगे दोस्तों, ये है जाइलम। ठीक है, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य ऑक्सीजन का परिवहन करना है। ए इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 19, क्लोरेनकाइमा बने होते हैं, बिल्कुल याद रखेंगे, मृद उत्तकों के बने होते हैं। डी इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों, नुकीले पत्तल सिरों वाली एक लंबी कोशिका क्या कहलाती है? जी हाँ, दृढ़ोत्तक कहलाती है। सी इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर
नेक्स्ट है किस है, रेशेदार संयोजी उत्तक होते हैं जो जोड़ों में हड्डियों को जोड़ते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं, ये कल भी मैंने आपको बताया था, ठीक है, स्नायु कहते हैं इसको, ठीक है, इसको लिगामेंट भी कहते हैं इंग्लिश में। मायोसिन और एक्टिन क्या है, तो ये पेशी प्रोटीन है दोस्तों, पेशी प्रोटीन है ये। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 23 पे, इनमें कौन सा उत्तक प्रचुर मात्रा में वसा संग्रहित करता है, जी हाँ ये वसा उत्तक है, ए इज द करेक्ट आंसर। भौतिक, यहाँ पे अगर हम बात करें भौतिकी क्षेत्र की, तो स्थापना मार्सिलो मालपैधी ने किया था, लेकिन औतिकी नामक मेयर ने दिया था, ठीक है, याद रखेंगे। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 24 पे, आंसर कर लेंगे यहाँ पे। जीवित यांत्रिक उत्तक होता है, बिल्कुल याद रखेंगे, बी ये कोलेन काइमा होता है। और मांसपेशियों का वह भाग जो कि संकुचन उत्पन्न करने वाला होता है, करने के लिए सिकुड़ता है, वो कहलाता है एक्टिन। सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों हमने जो है करीब 75 प्रश्नों का श्रृंखला आप लोगों तक पहुंचाया है ना। आपने कितने उत्तर सही इसमें पकड़े हैं, कितने उत्तर सही हो रहे हैं आपसे, ये भी जज करने की बात है। क्योंकि यहाँ से अगर देखा जाए तो साइंस वाले टॉपिक से 25 या फिर 30 प्रश्न आपके बिहार एसएससी सीजीएल में आ सकते हैं। तो इन सभी टॉपिक को आप लोग 10 दिन रिवीजन कर लीजिए। नए नए प्रश्न है जो कि हम आप तक साझा कर रहे हैं दोस्तों अपने इस वीडियो के माध्यम से सुबह 10 बजे। जय हिंद।